नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। आज हम पढ़ेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। इसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा। अब ये क्या होता है और ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके कई सारे नियम हैं कि प्लैनेट, अभी जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि प्लैनेट नीच का हो जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। तो अब हम डर जाते हैं अपने, ये तो प्लैनेट नीच का हो गया तो अब क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब प्लैनेट नीच के होके भी कमजोर नहीं होते, खराब रिजल्ट नहीं देते। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हो जाते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस हैं, है ना। तो डिफरेंट कंडीशंस में कभी कभी नीच का प्लैनेट जो है उसका नीचता भंग हो जाता है। जब उसका नीचता भंग हो जाता है तो वो राजयोग की देने की स्थिति में आ जाता है। मतलब भले शुरुआती दौर में हमें कष्ट देगा, स्ट्रगल देगा, लेकिन जब वो अपने फल देने पर आएगा, नीच भंग के फल देने पर आएगा, तो वो राजयोग के समान फल देगा, शुभ फल देगा। ये कैसे होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि कैसे रिजल्ट्स में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो आप एक हॉरोस्कोप बना लेते हैं हम लोग कि इसके जो नियम हैं, नियमों को याद रखें तो बहुत ही अच्छी बात है कि नीच भंग के क्या नियम हैं। पर नियम के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली अगर पता चल जाए कि हाँ भाई ये प्लेनेट का नीच भंग हो रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर कंडीशन रहती है कि नियम के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली भी पता रहे। जो इसमें टॉप का नंबर 1 का जो नीच भंग राजयोग का फार्मूला है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए ये हमारी वृश्चिक लगन की कुंडली है और इसमें हमारा यहाँ मंगल ये डेबिलेटेड हो गया। ठीक है, तो अब ये लग्नेश हमारा डेबिलेटेड हो गया, है ना। भले ये 9th हाउस में है पर हो तो डेबिलेटेड गया क्योंकि ये कर्क राशि के अंदर आ गया। तो सबसे पहला रूल क्या है कि जैसे जो प्लैनेट नीच का हुआ है जिस राशि में यानी कि हमारा यहाँ पर कर्क राशि में है ना, कर्क राशि में जिस राशि में नीच प्लैनेट है, नीच ग्रह है उसी राशि में, उसी जगह पर उच्च का भी प्लैनेट हो, उच्च का भी ग्रह हो। तो जब हमने फार्मूला पढ़ा था कि किस राशि में कौन सा प्लैनेट नीच का होता है तो हमने पढ़ा था कि कर्क राशि में मंगल नीच का होता है और कर्क राशि में गुरु ये उच्च का हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है किसी हॉरोस्कोप में, यानी कि जिस राशि में प्लैनेट नीच का है उसी राशि में दूसरा प्लैनेट जो उच्च का होता है वो इसके साथ हो अगर, तो इसका नीच भंग हो गया। अब इसका मायना क्या होता है? इसका मायना ये होता है कि ये प्लैनेट कमजोर हो गया, यहाँ पर मंगल नीच राशि का हो गया, पर इसके साथ में जो बैठा हुआ प्लैनेट है जो कि जुपिटर है और वो उच्च का हो गया है, तो ये इतने ज्यादा अपने शुभ फल देने की क्षमता रखता है कि मंगल की अशुभता कम हो जाएगी। तो यानी कि इसका नीच भंग हो गया। ठीक है, इसका नीच भंग होने का मतलब ये हो गया कि अब ये प्लेनेट मंगल जो बहुत खराब कर सकता था वो उतना नहीं करेगा। तो है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेगा, क्योंकि प्लेनेट नीच का है तो वो अपनी जो भी उसके कारकत्व हैं हेल्थ के या मसल्स के या जो भी कारकत्व हैं वो देगा, कारकत्व की हानि करेगा ही करेगा। लेकिन फिर भी कष्ट देने के बाद चूंकि इसका नीच भंग हो गया तो राजयोग जैसी स्थिति। अब राजयोग के मायने क्या होते हैं? राजयोग का मायने होता है भौतिक सुख, मतलब हमें कोठी, कार, पद, प्रतिष्ठा मिल जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं दिलाएगा, दिलाएगा लेकिन स्ट्रगल के साथ दिलाएगा। इसी का नाम नीच भंग राजयोग है। नीचता भंग हो जाएगी, नीच प्लैनेट की नीचता भंग हो जाएगी और वो राजयोग जैसे फल देगा। कब देगा? जब इसकी दशा आएगी। ठीक है, तो एक सबसे जो टॉप का जो रूल है वो यही है कि जहां प्लैनेट नीच का हो रहा है उसी राशि में यदि उच्च का भी प्लैनेट होगा तो वही प्लैनेट जो उच्च का होता है इसमें, यानी कि मंगल के साथ गुरु हो, या जैसे कि हमारा क्या हो जाए कि नीच प्लैनेट हो गया, यहाँ पे इस राशि के अंदर होता है शुक्र नीच का। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये डेबिलेटेड हो गया। और इसी राशि में अगर किसी का बुध भी बैठा है तो ये बुध एक्साल्टेड हो गया, तो वही सेम कंडीशन हो गई ना। इसी तरह से मान लीजिए तुला राशि के अंदर
अब तुला राशि के अंदर कौन नीच का होता है? सूर्य नीच का होता है, तो सूर्य डेबिलेटेड हो गया। पर अगर इधर ही शनि बैठ जाए तो ये एग्जाल्टेड है। तो ये तीन हमने एग्जाम्पल आपको दे दिए। यानी कि हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर किसी नीच प्लेनेट के साथ उसका उच्च नाथ भी बैठा हुआ है, यानी उसी राशि में जो उच्च का प्लेनेट होता है, अगर वो भी बैठा हुआ है तो फिर नीच भंग हो जाएगा। यहाँ पर मंगल का हो गया, यहाँ पर शुक्र का हो गया, और यहाँ पर सूर्य का नीच भंग हो गया है। तो एक फार्मूला ये हो गया हमारा कि जिस राशि में कोई प्लेनेट नीच का हुआ है, उसी राशि में जो प्लेनेट उच्च का होता है वो वहां पर आकर बैठ जाए तो प्लेनेट का नीच भंग हो जाता है। अब एक फार्मूला ये भी है कि जैसे कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा सूर्य नीच का हो गया, ठीक है, तो अब इसका जो राशि लॉर्ड है, इसका राशि लॉर्ड कौन है? शुक्र है ना। वो अगर इसके साथ बैठ जाए तो भी ये नीच भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी शुक्र स्वराशि का हो गया। इसी तरीके से जो हमारा मान लीजिए अब यहाँ पर मंगल नीच का हो रहा था, तो इसके साथ अगर चंद्रमा आके बैठ जाए, ठीक है, या जैसे यहाँ पर हमारा शुक्र नीच का था फॉर एग्जाम्पल, तो इसके साथ बुध आ गया, तो ये दोनों तरीके से हो गया, क्योंकि इसका लॉर्ड भी इसके साथ आ गया और ये एग्जाल्टेड भी होता है यहाँ पर। तो इसमें दोनों नियम लागू हो गए। इसमें ये वाला नियम भी लागू हो गया कि उच्चनाथ और नीचनाथ साथ साथ बैठे हुए हैं, और इसमें ये वाला भी नियम लागू हो गया कि जिस राशि में प्लेनेट नीच का है उस राशि का स्वामी इसके साथ आके बैठ गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब राशि स्वामी आके बैठ जाता है तो राशि स्वामी बली हो गया ना यहाँ पर, तो फिर ये नीच प्लेनेट को इसकी नेगेटिविटी नहीं देने देता। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला क्या हो गया कि जिस राशि में ग्रह नीच का है, ग्रह नीच हुआ है, उसका स्वामी, ठीक है, उसका स्वामी साथ ही बैठा हो। अब इस रूल में एक छोटा सा रूल और भी आ जाता है कि जैसे ये तो साथ बैठा है, अगर साथ ना बैठा हो पर वो कहीं से दृष्टि डाल रहा हो, मान लीजिए यहां बैठ गया शुक्र, तो अब ये शुक्र यहां से बैठ के इसको दृष्टि दे रहा है अपनी राशि को, तो भी ये इसका सूर्य का नीच भंग माना जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए बुध के केस में ये नहीं हो सकता है, लेकिन यहां से हो सकता है कि मान लीजिए हमारा मंगल यहाँ है और चंद्रमा हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो चंद्रमा की एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ जाएगी, यानी कि राशिनाथ, उसका नाथ जो है साथ बैठा हो या दृष्टि डाल रहा हो, इसको एक साथ ही जोड़ लेते हैं, या कहीं से दृष्टि डाल रहा हो, तो उससे भी क्या होगा कि दृष्टि डालेगा तो उस भाव को मजबूत कर देगा। जैसे आप देखिए ना, यहां से शुक्र देख करके नहीं, यहाँ से शुक्र इसको देख करके इस राशि को बली कर रहा है, इसी तरह से यहाँ से मान लीजिए बुध देख रहा है, बुध यहाँ से होगा नहीं वैसे इतनी दूर, लेकिन बुध अगर देखे कहीं से भी इसको तो इसको पावर मिल जाएगी। इसी तरह से यहाँ से चंद्रमा इसको देख रहा है तो इसको पावर मिलेगी, तो ये भी नीच भंग हो जाएगा। तो ये दो फार्मूले हो गए, ठीक है। एक तीसरा फार्मूला ये है कि इसका जो स्वामी है, जो प्लेनेट नीच का हो रहा है, उसका स्वामी लग्न से केंद्र में हो। जैसे कि ये प्लेनेट हमारा नीच का है, डेबिलेटेड मंगल यहाँ पे, तो इसका स्वामी चंद्रमा केंद्र में हो जाए तो भी नीच भंग माना जाता है। इसका स्वामी बुध यहाँ पर केंद्र में हो जाए तो भी इसको शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। इसका स्वामी शुक्र मान लीजिए केंद्र में आ गया यहाँ पर, तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, लग्न से केंद्र में आ जाए तो भी इनका नीच भंग हो जाता है। तो एक ये भी फार्मूला है, हालांकि इसको बहुत स्ट्रांग नहीं मानते क्योंकि कहीं ना कहीं से केंद्र में बनने वाली स्थिति बन जाती है, तो लेकिन ये फार्मूले में आता है कि मान लीजिए जैसे कि फार्मूले में ये आ जाता है कि जो नीच राशि का स्वामी है वो लग्न से केंद्र में हो, नीच नाथ जो है वो लग्न या चंद्र से केंद्र में हो तो भी, अब चंद्र से केंद्र में हो जाए तो भी आ जाएगा, तो ये स्थिति बन ही जाती है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा
पावरफुल नहीं माना जाता है। ठीक है, अब एक दो रूल और हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि एक तो हमने ये बता दिया कि उच्चनाथ और नीचनाथ साथ बैठे हों। ठीक है, और एक है कि मान लीजिए ये तो यही वाला है ना कि यहाँ पर ये सूर्य नीच उच्च का है और यहीं पर शनि बैठा है तो ये नीच का है। तो ये तो वही वाला फार्मूला हो गया कि ये डेबिलेटेड है और ये एक्साल्टेड है, दोनों साथ साथ है। इसके अलावा एक ये भी होता है फार्मूला कि जो नीच, दोनों ही नीच हो जाएं। मान लीजिए जैसे सपोज यहाँ पर शनि नीच का है, ठीक है, तो इसी कुंडली में हमारा सूर्य यहाँ पर नीच का हो जाए। ठीक, या हमारी दूसरी कुंडली हो, माना हमारी तुला लगन की कुंडली है और यहाँ पर हमारा चंद्रमा नीच का हो गया। ठीक है, डेबिलेटेड, और साथ में यहाँ पर मंगल नीच का हो जाए। ठीक, तुला लगन की कुंडली में यहाँ पर हमारा चंद्रमा नीच का हो गया और दशम भाव में हमारा मंगल नीच का हो गया। तो यहाँ का स्वामी यहाँ नीच हो गया और यहाँ का स्वामी यहाँ नीच पे हो गया। तो ऐसी स्थिति में भी नीच भंग माना जाता है, दोनों ही प्लैनेट अलग अलग जगह पर नीच में हों। यानी इसकी राशि में ये नीच का हो गया और इसकी राशि में ये नीच का हो गया। इसकी राशि में, मंगल की राशि में चंद्रमा नीच का हो गया और चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का हो गया। या इस तरीके से ये हो रहा है कि इधर शनि नीच का हो रहा है और उधर सूर्य नीच का हो रहा है। ये वृश्चिक लगन में कंडीशन बन सकती है। नहीं, वृश्चिक में नहीं बनेगी, धनु में बनेगी। नहीं, वृश्चिक में ही तो बनेगी है। नहीं, वृश्चिक में ये नहीं बनेगी, ये कुंभ में बनेगी। तो पर ये ऐसे नहीं बनेगी। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला यहाँ पर हो जाए सूर्य, मान लीजिए ये यहाँ पर डेबिलेटेड हो जाए, तो ये आमने सामने डेबिलेटेड हो जाते हैं इस तरीके से। तो तब भी ये इनका नीच भंग हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या बना कि दोनों ही नीच में हों परस्पर। एक जो मतलब जिस राशि में ग्रह नीच का है, ठीक है, जिस राशि में ग्रह नीच का है ये वाला, तो उसका स्वामी भी नीच का हो। ये वाला फार्मूला आ गया ना, जिस राशि में ग्रह नीच का है उसका स्वामी भी नीच का हो गया। यहाँ पर मंगल नीच का हुआ है और यहाँ पर चंद्रमा नीच का हुआ है। ठीक है, और ये दोनों नीच के हों आपस में आमने सामने एक दूसरे की राशि में नीच, या शनि नीच का है तो यहाँ पे सूर्य भी नीच का है। जिस राशि में प्लैनेट उच्च का होता है उसमें भी कोई नीच का ग्रह हो, ये फार्मूला है। जैसे कि शनि नीच का हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये किस राशि में उच्च का होता है? तुला में, तो उसमें भी एक प्लैनेट नीच का है, तो तब भी इसका नीच भंग हो जाएगा। जैसे कि इसको लिख लेते हैं, जिस राशि में ग्रह नीच का है, जैसे जो ग्रह नीच का है, इसका ऐसे आएगा, जो ग्रह नीच का है उसकी उच्च राशि में, उसकी उच्च राशि में भी कोई ग्रह नीच का हो, उसका अपोजिट वाला ही होगा, कोई ग्रह नीच हो तो भी ये नीच भंग हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है इसका, ये 5वां।